तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल का क्या मतलब होता है और एंगल का यूनिट जो है रेडियन और डिग्री, उनका आपस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन था, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि एंगल को रेडियन और डिग्री में कैसे लिखा जाता है, इन यूनिट्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब आगे देखते हैं कि एंगल जो डिग्री में हमने लिखा है और छोटे यूनिट्स भी होते हैं। डिग्री जो है एंगल का यूनिट है, उसके और छोटे यूनिट्स भी होते हैं जिनको मिनट और सेकंड बोलते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घड़ी में मिनट और सेकंड होते हैं। तो एक डिग्री जैसे बोला जा रहा है, एक डिग्री 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट, ये सिंबल यूज़ करते हैं ऐसे। और 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, यहाँ भी उसी तरह के यूनिट्स यूज़ किए जा रहे हैं। यानी ये क्या लिखा हुआ है, 1 डिग्री, 1 डिग्री एंगल इज़ इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, ये 60 मिनट है, ये मिनट है। और ऐसे 2 डैश लगा देते हैं तो बन जाता है 1 मिनट। 1 मिनट एंगल इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड एंगल। ठीक है, 60 सेकेंड भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री जैसे बताया गया था, ट्रिग्नोमेट्री इज़ व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री इज़ द मेज़रमेंट्स रिलेटेड टू एंगल्स। ठीक है, एंगल से रिलेटेड जो मेज़रमेंट होते हैं उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बिकॉज मेट्री का मतलब होता है मेज़रमेंट और ट्रिग्नो मतलब होता है ट्रायंगल। हिंदी में भी ट्रिग्नोमेट्री को कहा जाता है त्रिकोणमिति। अगर नहीं पता है तो बता देते हैं, हिंदी में ट्रिग्नोमेट्री को बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोण मतलब होता है ट्रायंगल, त्रिकोणमिति, और मिति मतलब होता है मेज़रमेंट। ठीक है, तो नाम भी मिलता जुलता है, त्रिकोणमिति और ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, मिलते जुलते नाम है, या इसी से डिराइव किया गया हो सकता है। ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है वो त्रिकोणमिति से ही डिराइव किया गया हो। खैर, तो हमारा जो फोकस है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो पहले, फिर भी एक बार रिवाइज़ कर देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रायंगल के मेज़रमेंट से रिलेटेड है। एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर लिया जाए, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल सपोज़ हमने बनाया ऐसे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, जिसमें एक एंगल होगा π/2 और π/2 मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे पढ़ेंगे 11 क्लास में, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम पाई के टर्म्स में ही एंगल को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री लिखकर काम चला लेते हैं, 90 डिग्री। ठीक, और ये एंगल, ये ट्रायंगल मान लेते हैं AB और C। ठीक, ये एंगल है सपोज़ अल्फ़ा और ये एंगल है सपोज़ बीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जिनको हम कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ इसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफ़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का मतलब होता है कि जो ट्रायंगल के साइड्स हैं उनके लेंथ्स के रेशियो क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का क्या मतलब है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का मतलब है ये जो साइड्स हैं, इस साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस, ये सब ऑलरेडी पता है जस्ट फॉर रिवीजन। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, दिस इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इनके जो लेंथ्स के रेशियो दोज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि ऐसे याद रख लेते हैं, परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस और बेस। ठीक है, ये इस तरह से याद रख सकते हैं। इसमें जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, ठीक, दिस इज़ कॉल्ड साइन ऑफ द एंगल। कौन सा एंगल है, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें कभी कभी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है। जैसे हम ये वाला एंगल अगर लेते हैं, मान लो अल्फ़ा एंगल लिया, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा एंगल के अपोजिट में जो साइड है
ये वाला साइड, इसको परपेंडिकुलर कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लिख रहे हैं इसको परपेंडिकुलर, AC साइड को परपेंडिकुलर मान रहे हैं, तो इसको लेकर अगर हमने लिखा ये रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो दिस विल बी कॉल्ड एज साइन ऑफ द एंगल अल्फ़ा। ठीक है, ये एंगल के साथ साइड्स की लेंथ का रिलेशन आ जाता है। और ऑब्वियसली ये भी देखें कि अगर इसमें से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में से कोई भी एक साइड की लेंथ अगर हम चेंज करते हैं तो ये एंगल चेंज हो जाएगा। यहाँ देखें डायग्राम में, अगर मान लो कि ये C पॉइंट यहाँ पर होता, AC लेंथ इतना होता, अगर AC लेंथ इतना होता और फिर हम अगर ट्रायंगल कंप्लीट करते, देखो ऐसे आता ट्रायंगल, और ऐसे ट्रायंगल आने से फिर ये वाला एंगल भी चेंज हो जाता। ठीक है, इट मीन्स ये क्यों कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल और जो साइड्स के लेंथ होते हैं उनका आपस में एक रिलेशन होता है। ठीक है, और उन्हीं को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि एंगल, जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हैं उसके अपोजिट साइड में जो साइड दिखाई दे रहा है ट्रायंगल का, दैट विल बी ट्रीटेड एज परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल अगर हम बीटा ले लेते हैं, बीटा के लिए अगर हमें रेशियो लिखना है, ये वाला अगर हमने एंगल लिया है तो इसके लिए ये AC ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, फिर इसके सामने साइड में जो ये वाली साइड है AB ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। फिज़िक्स में ऐसे तुम देखोगे, ऐसे सिंपली एक ट्रायंगल तो तुम्हें नहीं मिलेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ मैकेनिक्स में क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें हमें ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा वाला साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। जैसे ये यहाँ पर डायग्राम बना है, इसमें तो क्लियरली पता चल जा रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी याद कर लेते हैं कि जो नीचे साइड में है वो बेस होगा, जो इधर लेफ़्ट साइड में है वो परपेंडिकुलर होगा। बट ये बात हमेशा सही नहीं होती है। यहाँ पर सही लग रही है क्योंकि ये तुम्हें डायरेक्टली एक ट्रायंगल दे दिया गया है, बट फिज़िक्स में जब हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं तो ऐसे सीधा सीधा एक ट्रायंगल दे दिया जाए ऐसा बहुत कम ही होगा, रेयर ही होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें खुद ही पहचानना पड़ता है कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा। तो ये बात याद रखें कि जिस वाले एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हैं उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, ऐसे याद रखना है। तो जैसे अल्फ़ा के लिए हम लिख रहे थे, अल्फ़ा के लिए हमने लिखा था साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो जैसे साइन अल्फ़ा हुआ, उसी तरह से बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा वो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो हो जाएगा tan अल्फ़ा। ठीक है, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। इनके रेसिप्रोकल क्या होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, tan का कॉट, ये ऑलरेडी पता है। तो ये हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, ये बात याद रखना है। और इनके जो रिलेशंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जिनको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बोलते हैं कि साइन A+B कितना होगा, साइन A-B कितना होगा, ये सारे फार्मूला यहाँ पर तुमको याद रखने होंगे। ठीक है, तो वो अपने प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनके बुक्स में फार्मूला दिए हुए हैं, वहाँ से याद कर सकते हैं, उनको जस्ट लर्न कर लेना है और उनका डेरिवेशन वगैरह हमें नहीं करना है। ठीक है, फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें फार्मूला याद रखना है फिज़िक्स के लिए। ठीक, उनका डेरिवेशन मैथमेटिक्स क्लास में किया जाएगा। तो ये एक बात हुई। और हमें फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए क्या याद रखना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, कि जो कन्वर्जन होते हैं, कन्वर्जन्स, कि साइन से कॉस में कन्वर्ट कर किया जाता है एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, वो हमें याद रखना पड़ता है। तो कन्वर्जन वाले फार्मूला के लिए तुम्हें पता होगा कि सबसे ज़्यादा फेमस तरीका कौन सा है, ये वाला तरीका है जो ASTC वाला होता है। ASTC वाला फार्मूला जो है ASTC, तो ये हमें ध्यान में रखना है। A का मतलब है कि ऑल, इसमें सभी पॉजिटिव रहेंगे, ये पॉजिटिव के लिए लिखा गया है ASTC, इसमें ऑल पॉजिटिव। और S मतलब इसमें जो साइन होगा, साइन, और साइन के साथ जो उसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ठीक है, वो पॉजिटिव होंगे। बाकी जितने जो होते हैं कॉस, टैन, सेक, वो सब होंगे नेगेटिव। तो और यहाँ पर है टी का मतलब है कि इसमें टैन और उसका रेसिप्रोकल जो होगा यानी कि कॉट, ये पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पर आ जाता है सी, यानी कि यहाँ पर कॉस और उसका जो रेसिप्रोकल है सेक, ये पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। इसको क्वाड्रेंट वाले मेथड से याद कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एस यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट,
और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो इसी को और एक तरीका भी यहाँ पर होता है कि एक ऐसे एक सेंटेंस बना लेते हैं, ASTC वाला, ये भी सबको पता ही होगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसको A फॉर ऐड, S फॉर शुगर, और T मतलब टू, और कॉफ़ी, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में होता है जब एंगल में हम ऐड करते हैं, जैसे sin 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, जब इनका कन्वर्जन होगा तो क्या आएगा, इन चीज़ों की हमें फ़िज़िक्स में ज़रूरत पड़ती है। तो उसको कैसे याद रखा जाए, तो इसके लिए ऐसे तो याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तुम्हें जो बेसिक तरीका है वो समझा देते हैं। एक बेसिक तरीका इनफैक्ट है, वो बेसिक तरीका क्या है, इनफैक्ट वो बेसिस ही है इस पूरे डिस्कशन का। तो सपोज़ ये हमने ऐसे क्वाड्रेंट बना लिए और एक सर्कल यहाँ पर हम बना लेते हैं, एक सर्कल, ये हमारा एक सर्कल है। अगर इस सर्कल का रेडियस हो यूनिटी, यानी 1 इसका रेडियस हो, ठीक है, तो ये सर्कल कहलाता है यूलर्स सर्कल। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, यूलर्स सर्कल, ठीक है, यूलर्स सर्कल, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस होता है 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों को कंबाइनली यूज़ करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि जो इनकी वैल्यूज़ होती है sin 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा एट्सेट्रा, इन सब की वैल्यूज़ पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों होती है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर मान लो कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट P है, P मान लो, A मान लो, चलो A पॉइंट है। तो A पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन किया जाए, इस सर्कल के सेंटर से ऐसे, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर हो गया, और ये रेडियस है मान लो R, अभी R मान लेते हैं, बाद में R इक्वल टू 1 कर देंगे। और ये जो OA लाइन है ये थीटा एंगल बना रहा है इस पॉइंट के साथ, ये जो लाइन है OP के साथ सपोज़ थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें OP लाइन पर, इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो यहाँ पर एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसको M लिख देते हैं। तो OAM ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो थीटा के अपोजिट साइड में जो, थीटा के अपोजिट में जो ट्रायंगल का साइड दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर अभी जो हमने पढ़ा था यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो ये जो OM साइड है, OM साइड कितना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली थ्योरी यूज़ करके अगर लिखते हैं, और इसमें हमें AM और OA ये साइड्स हमें पता है मान लो, ठीक है। तो ये वाली साइड OM की वैल्यू क्या होगी, ठीक, और AM की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो अगर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करें और हम लिखें साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था साइन थीटा, यहाँ पर देखें साइन थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू लिखें इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, AM बाय OA। यहाँ से अगर AM की वैल्यू निकालें AM, तो AM की वैल्यू क्या आ जाएगी, OA साइन थीटा। OA को R लिखें तो हो जाएगा R साइन थीटा, और अगर R की वैल्यू ले लें 1, अगर यूलर सर्कल लिया और R की वैल्यू होगी 1, यहाँ पर लिख लेते हैं इफ़ R इज़ इक्वल टू 1 देन AM इज़ इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉप करते हैं इस वाले साइड पर, इस साइड पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और देखें कि उस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आती है यहाँ पर, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसका नाम लिख दिया हमने मान लो N। तो ये जो AN परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ निकालते हैं। तो AN यहाँ पर देखें AN विल बी इक्वल टू OM, यानी कि वो ट्रायंगल को अगर देखेंगे तो वो ट्रायंगल के बेस के बराबर AN होगा। तो ट्रायंगल का बेस अगर हमें पता लगाना है तो हमें कौन सा रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा, तो ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे और कॉस अल्फ़ा लिखेंगे, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा अगर हम लिखते हैं, इस केस में थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस कितना है OM बाय हाइपोटेनस OA। यहाँ से अगर OM की वैल्यू लिखें
तो कितना आ जाएगा, ओ ए कॉस थीटा, और ओ ए की वैल्यू थी आर और आर था 1 इस केस में, तो ओ एम इक्वल टू आ जाता है कॉस थीटा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखें ये वैल्यूज़ हमने क्यों कैलकुलेट किए। तो सपोज़ ये जो ए पॉइंट था हमारा, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें और इस एक्सिस को मान लें x और इस वाले एक्सिस को मान लें y, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज़ x एंड y हैं। तो अब डायग्राम में अगर देखें तो ये जो OM है, OM ही क्या चीज़ है, OM ही इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, और जो AM है वो y कोऑर्डिनेट है। देखें डायग्राम में x y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि OM विल बी x एंड ON विल बी y। ठीक है, और हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया यूलर सर्किल की हेल्प से कि OM जो होगा वो cos थीटा होगा, यानी कि x की जगह हम cos थीटा लिख सकते हैं और y की जगह पे हम लिख सकते हैं sin थीटा। ठीक है, तो अगर हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखा तो ए के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई, और अगर थीटा के टर्म्स में लिखा, इनफैक्ट ये आर और थीटा के टर्म्स में है, तो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आर और थीटा के टर्म्स में जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं उनको बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर हमने सिंप्लिसिटी के लिए r इक्वल टू 1 ले लिया, यूलर सर्कल के लिए r इक्वल टू 1। तो r की वैल्यू यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है बट वो है। तो कोऑर्डिनेट्स को हमने लिखा थीटा के टर्म्स में, तो अगर a की जगह हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो वो आ जाएंगे क्या, कॉस थीटा साइन थीटा, x की जगह कॉस थीटा और y की जगह साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम इसी डायग्राम में इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, तो x और y की जगह पर हम क्या लिख देंगे फिर, अभी ये सारी चीज़ों को हटा देते हैं, ये हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, यहाँ पर थोड़ा कंजेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो a के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए थीटा के टर्म्स में जब हम लिखेंगे तो a के कोऑर्डिनेट्स आएंगे कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर हम ये वाली जो एक्सिस थी, ये तो हमारी x एक्सिस थी, y एक्सिस थी ये वाली, अगर बिल्कुल ऐसा ही ट्रायंगल हम y एक्सिस के अलोंग बनाएं, यानी कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएं और y एक्सिस के साथ थीटा एंगल लें, मान लो ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और y एक्सिस के साथ थीटा एंगल लिया, ये वाला एंगल को थीटा ले लिया, जैसे ये थीटा एंगल लिया था x एक्सिस के साथ, वैसे ही y एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया, और बिल्कुल सिमिलर टाइप का हमने एक ट्रायंगल इधर कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा इधर बनाया था। ये ट्रायंगल यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही बना लेंगे एक, ये एक ट्रायंगल बना लिया सिमिलर एंगल लेकर के। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं B। तो अगर B पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ये वाले पॉइंट को मान लेते हैं सपोज़ कुछ M डैश मान लेते हैं। ठीक, तो अगर B पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे A पॉइंट के लिखे थे कॉस थीटा साइन थीटा, B के कोऑर्डिनेट अगर लिखने हैं तो यहाँ पर देखो अगर ये एंगल सेम है तो ये वाली जो साइड है OM डैश वो OM के इक्वल होगी, और जो ये वाली साइड है, कौन सी वाली साइड, AM के बिल्कुल इक्वल होगी ये वाली साइड BM डैश। ठीक है, तो समझ में आ गया, जो साइड यहाँ पर OM था वो इधर क्या है OM डैश, और जो साइड इधर था AM वो इधर क्या हो गया BM डैश, यानी कि BM डैश की लेंथ उतनी होगी जितनी AM की है, और OM डैश की लेंथ उतनी होगी जितनी OM की है। ठीक, तो लेंथ मतलब हुआ, यहाँ कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखें तो लेंथ ही हो जाएगा कोऑर्डिनेट, यानी कि जो यहाँ पर कॉस थीटा था वो OM की लेंथ थी, वो इधर क्या हो गई OM डैश की लेंथ। ठीक है, और B पॉइंट के लिए अगर देखें तो OM डैश जो होगा वो y कोऑर्डिनेट बताएगा और BM डैश जो होगा वो x कोऑर्डिनेट बताएगा, यानी कि BM डैश विच इज़ इक्वल टू AM विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा विल बी x कोऑर्डिनेट फॉर दिस पॉइंट, और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात क्यों बताई गई, अब हम इसको एंगल से रिलेट करते हैं।
ज़रा ध्यान से सुने यहाँ पर कि जब हमने वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया तो ये एंगल हुआ थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा हुआ। लेकिन अगर हम इसी पी पॉइंट से आगे स्टार्ट करें और यहाँ तक का एंगल देखें, यहाँ तक पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो ये एंगल कितना होगा? यहाँ से कौन सा एंगल? बी ओ एम, एंगल बी ओ एम कितना होगा? एंगल बी ओ एम हाउ मच, कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। देखो डायग्राम को, एंगल बी ओ एम विल बी 90 माइनस थीटा। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? अगर हम पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखें, पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में बी के कोऑर्डिनेट्स को देखें, ठीक है, तो एक टेबल जैसा बना लेते हैं। यहाँ पर नीचे, यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर पॉइंट ए, और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट। तो ए पॉइंट के लिए जब हमने एक्स कोऑर्डिनेट लिखा तो वो कितना आ जाता है? ए पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट आ जाता है साइन थीटा। सिमिलरली हम आगे लिखते हैं फॉर पॉइंट बी, पॉइंट बी के लिए जब लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो ये एंगल अगर हम पी की तरफ से ही मेज़र करें तो यहाँ पर आ जाता है कॉस 90 माइनस थीटा, और इधर क्या आ जाता है? साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। दोनों तरफ से हमने देखा। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि अगर हम बी पॉइंट पर रह कर के देखते हैं तो हम इसको लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, और एंगल कौन सा देखते हैं? तब हम एंगल देखते हैं ये वाला एंगल। और अगर हम यहीं से स्टार्ट करें, पी को स्टार्टिंग पॉइंट माने, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर देखते हैं कि एक्स में कॉस था और वाई में साइन था, और पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर लिखेंगे तो कॉस तो रहेगा लेकिन एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट के लिए साइन तो रहेगा लेकिन पी को अगर स्टार्टिंग पॉइंट माना तो क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा हमने लिखा पी को स्टार्टिंग पॉइंट मान के, और साइन 90 माइनस थीटा लिखा ये भी पी को स्टार्टिंग पॉइंट मान के। बट वही सेम डिस्टेंसेस अगर हम इधर से एंगल मेज़र करते हैं, वाई वाली साइड से एंगल मेज़र करते हैं, तो वो साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूडिंग पॉइंट ये हुआ कि कॉस 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा, एंड साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये डिस्कशन से ये बात प्रूव हो गई कि वाई कॉस 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा, एंड वाई साइन 90 माइनस थीटा इज़ कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, उसी बात को रिवाइज कर दे रहे हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम पी को स्टार्टिंग पॉइंट मानकर लिखते हैं, पी इज़ स्टार्टिंग पॉइंट, तो ऐसे लिखा जाएगा। और अगर हम लिखते हैं वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो यही सेम चीज़ को लिख दिया जाता है। डायग्राम में देखकर समझ सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये इस बात का प्रूफ है कि वाई कॉस 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा, एंड वाई साइन 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जैसे हमने पहले पुराने वाले क्लासेस में, अपने 9 या 10 क्लास में तुमने जब याद किया होगा तो इसको सिंपली रट लिया होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा क्यों होता है, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्यों होता है। ये तुम्हें मालूम नहीं था, बस तुमने याद कर लिया था कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। क्यों होता है ये तुम्हें अब शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आगे भी पता लगा सकते हैं जो बाकी के रिलेशंस हैं। ये तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए होगा। अगर साइन 90 प्लस थीटा के लिए पता करना है तो क्या करेंगे? चलो एक अलग डायग्राम बना करके इसको समझ लेते हैं, और फिर ये तुम्हारा होमवर्क होगा। तुम्हें अपने आप से पता करना होगा कि 90 प्लस थीटा में क्या होगा, 180 माइनस थीटा में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको एक नया डायग्राम बना करके बता देते हैं। तो ये हमारा हो गया यूलर सर्कल, ठीक है। और अभी जैसे बनाया था, यहाँ पर एक पॉइंट पी लिया। पी पॉइंट का जो पोजीशन था, एंगुलर पोजीशन, वो यहाँ से थीटा था। इसको एंगुलर पोजीशन बोल सकते हैं क्योंकि ये एंगल के टर्म्स में पोजीशन को बता रहा है,
ठीक है, ये एंगल था थीटा। तो इस पॉइंट के लिए हमने कोऑर्डिनेट लिखे कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। और इधर से जब एंगल लिया, यहाँ से जब थीटा एंगल ले लिया, वाई एक्सिस से जब हमने लिया ये वाला एंगल थीटा, तो इसको यहाँ से बोलेंगे तो थीटा हो जाएगा, और इधर से अगर बोलेंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब तुम्हें क्या करना है कि इसी पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट मानकर सभी पॉइंट्स के लिए लिखना है, ठीक है। तो इस वाले को हम फ़िलहाल हटा देते हैं, इस थीटा को, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये वाला पॉइंट बी पॉइंट के लिए हमने देखा कोऑर्डिनेट्स, तो क्या लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। और अभी डिस्कशन से हमें पता चल गया है कि कॉस 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। तो सिमिलर डिस्कशन से अब क्या करेंगे, अब थीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ इस तरफ बना लेंगे, ठीक है। इस तरफ जब एंगल तुमने बना लिया तो अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये तो थीटा होगा, लेकिन तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट इसको लेना है, पी पॉइंट को। तो अगर इसको स्टार्टिंग पॉइंट लिया, पी पॉइंट को, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पी को स्टार्टिंग पॉइंट मानकर अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हैं, ये जो रेड वाला एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे P को स्टार्टिंग पॉइंट मानकर, C के कोऑर्डिनेट्स वो क्या होंगे, कॉस 90 प्लस थीटा होगा, और क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा। तो इनकी वैल्यूज़ ऐसे तो तुमने याद कर ही रखी हैं, बट जैसा अभी हमने डिस्कशन किया है उससे इनकी वैल्यूज़ पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा और साइन 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो कैसे पता लगाएंगे, एक बार यहाँ पर फिर से हिंट दे देते हैं, इन वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर उसी तरह से एक ट्रायंगल बनाया जाएगा, सी पॉइंट पर एक ट्रायंगल हमने कंप्लीट कर लिया ऐसे, और ये वाले एंगल को थीटा ले लिया, और ये वाला जो साइड होगा ये किसके बराबर होगा, यहाँ जो हमने बनाया था ये वाला साइड, ठीक है। इसको ए एम लिख लेते हैं, और इसको मान लो फिर से हम कुछ नाम देते हैं, चलो सी एन लिख लेते हैं, सब जगह एक से लिखने से तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं सी एन। हाँ, तो जो सी एन लेंथ है, सी एन लेंथ विल बी इक्वल टू ए एम लेंथ, और ये वाली जो लेंथ है ओ एन विल बी इक्वल टू ओ एम, ठीक है। तो जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं इधर साइड में लिख लेते हैं, सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अगर एक्स एक्सिस पर देखें तो वो हो जाएंगे माइनस सी एन, और वाई एक्सिस में देखें तो वो हो जाएगा प्लस ओ एन, ठीक है। माइनस प्लस पता ही होगा, एक्स एक्सिस में इस तरफ प्लस एक्स, इधर अगर होता है ओरिजिन से तो प्लस एक्स, और अगर लेफ़्ट साइड में होता है तो लिखते हैं माइनस एक्स, ऊपर साइड में होता है तो प्लस वाई, और नीचे साइड में होता है तो माइनस वाई। तो इस डायग्राम में देखें सी पॉइंट एक्स एक्सिस पर देखें तो ओरिजिन से लेफ़्ट में है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा माइनस सी एन, और अगर सी पॉइंट को वाई एक्सिस में देखें तो वो ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, इसलिए प्लस ओ एन। तो सी एन इक्वल टू क्या चीज़ था, अभी हमने कंपैरिजन किया था, सी एन इज़ इक्वल टू ए एम, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं ए एम, एंड ओ एन इज़ इक्वल टू व्हाट, ओ एन इज़ इक्वल टू ओ एम, ठीक है। तो ए एम की वैल्यू क्या थी, पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ए एम की वैल्यू थी साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाता है माइनस साइन थीटा, एंड ओ एम की वैल्यू क्या थी, पी पॉइंट पर देखें ओ एम की वैल्यू थी ये वाली कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस कॉस थीटा। नाउ यू कंपेयर, अब इनको और इनको कंपेयर करना है, ये जो अभी वैल्यूज़ हमने निकाली अब इनको कंपेयर करें तो हमें पता चल जाता है कि कॉस 90 प्लस थीटा इज़ इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। और साइन 90 प्लस थीटा कंपैरिजन कर लिया, साइन 90 प्लस थीटा आ गया हमारा कितना, देखो कंपैरिजन करो कितना आ गया, ये आ गया कॉस थीटा, ठीक है। तो ये इस बात का प्रूफ है कि क्यों कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा क्यों प्लस कॉस थीटा होता है। तो सिमिलर वे में अब तुम आगे क्या काम करोगे कि इधर वाली जो एक्सिस है ये वाला पॉइंट पर, यहाँ मान लो एक पॉइंट लोगे डी, और फिर ऐसे एक एंगल बनाओगे, इस एंगल का नाम लिखोगे थीटा, फिर डी पॉइंट के लिए सिमिलर डिस्कशन करोगे, तो डी पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर इधर से देखेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस थीटा, सॉरी इस तरफ से नहीं,
अगर इधर से देखा जाए, इस तरफ से, यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ से P पॉइंट की तरफ से, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इसी तरह से हमें साइन 180 माइनस थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यूज़ मिल जाएंगे। और फिर इधर अगर पॉइंट लोगे, यहाँ पर, यहाँ अगर पॉइंट लिया और ऐसे एंगल थीटा बनाया, तो यहाँ से P पॉइंट से अगर हमने इस पॉइंट के लिए लिखा तो वो जाएगा 180 प्लस थीटा के लिए। तो इसी तरह से 180 प्लस थीटा के लिए हो जाएगा। फिर 270 माइनस थीटा के लिए निकालना है तो कहाँ पर पॉइंट लेंगे, 270 माइनस थीटा के लिए निकालना है तो यहाँ पर पॉइंट लिया जाएगा। फिर 270 प्लस थीटा के लिए निकालना है तो यहाँ पर पॉइंट लेंगे। फिर 360 माइनस थीटा के लिए निकालना है तो यहाँ पर पॉइंट लेंगे। समझ आ रहा है? तो इस तरह से हम डिफरेंट पॉइंट्स के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कन्वर्जन्स जो होते हैं साइन 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये सब का बेसिस क्या है, ये वैल्यूज़ कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। ये जो होमवर्क है तुम्हारा, इसको कंप्लीट कर लेना, तो ये वाली जो डिस्कशन है ये तुम्हारे माइंड में एकदम सेट हो जाएगी। ठीक है।